यूपीएससी में 0.01% लोगों की सिलेक्शन होती है, आईआईटी में 0.1% लोगों की सिलेक्शन होती है और नीट में 1% लोगों की सिलेक्शन होती है। तो मेरी एक जिज्ञासा थी कि एजुकेशन के क्षेत्र में इंडिया का स्थान आखिर क्या होगा, और गूगल पे छानने के बाद टॉप 100 एजुकेट कंट्रीज में इंडिया का नाम कहीं नहीं मिला। इसी सिलसिले में एक अखबार में मुझे ये तक देखने को मिल गया कि घटिया शिक्षा में भारत नंबर 2 पर। स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन 86 लाख है और इंडिया हर साल लगभग 90 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। मतलब स्विट्जरलैंड की जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा इंडिया में इंजीनियर्स हर साल बनते हैं। फिर भी रिसर्च और तकनीकी की बात आती है तो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। इंडिया में 97% इंजीनियर्स काम करने के तो कैपेबल ही नहीं होते, उनकी सैलरी भी 5,000 से स्टार्ट होती है। बचे 3% इंजीनियर्स काम कर तो लेते हैं, लेकिन जब अच्छी तकनीकी अच्छी डिज़ाइंस की बात होती है तो स्विट्जरलैंड का एक इंजीनियर आके हमारे देश के तमाम इंजीनियर्स को पीछे छोड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोगों में कमी है, इंडिया का एजुकेशन करप्ट है। अगर इंडिया के लोगों में कमी होती तो सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी ये लोग कभी आसमान नहीं छूते। भारत में जितने नोबेल प्राइजेस आए हैं सब आज़ादी के पहले आए हैं। आज़ादी के बाद तो राजनेताओं का स्कीम चलने लगा। ये राजनेता 5 सालों के लिए आते हैं और अगले 5 साल बनाने लगते हैं। अंग्रेजों के समय भी हमारा एजुकेशन काफ़ी अच्छा था। ये राजनेता हमारे एजुकेशन को सुधारने के बजाय अपने अगले 5 साल की तैयारी में लग जाते हैं। वर्ल्ड बेस्ट टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ में 7 यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ यूएस की हैं। खैर आपके दिमाग में तो यही आ रहा होगा कि यूएस बहुत पहले आज़ाद हो गया था, तब वो तकनीकी में इतना आगे है या एजुकेशन में भी। तो हम सिंगापुर छोटे से देश से ही भारत का कंपेयर कर लेते हैं। भारत को आज़ादी 1947 में मिली और सिंगापुर को 1965 में। लेकिन वर्ल्ड टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ में सिंगापुर के 2 यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, NUS, NTU, और सिंगापुर की पॉपुलेशन में 56 लाख की है। फिर भी NUS और NTU टॉप 11 और टॉप 12 पे आते हैं और सिंगापुर हायर एजुकेशन में 6वें स्थान पर आता है। लेकिन इंडिया टॉप 100 में भी नहीं आता, क्योंकि सिंगापुर का सरकारी इनकम का 30% वहाँ के एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च करते हैं। वहाँ का एक गरीब भी बहुत आसानी से हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकता है और भारतीय सरकार भारत के ही यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से 30% तक का टैक्स ले लेते हैं, जिसके वजह से कॉलेज भी अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए फीस बढ़ा देता है। इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि ये गरीब एक डॉक्टर नहीं बन पाता। एक बार गवर्नमेंटेड पियोन की भर्ती के लिए 368 सीट निकले थे। मात्र 368 सीट्स के लिए 1,50,000 ग्रेजुएट्स और 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया था। जब पढ़ लिख कर चपरासी ही बनना था तो पढ़े ही क्यों। हमारे एजुकेशन सिस्टम में 100% सिर्फ लेक्चर्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स 0% है। वहीं अब्रॉड में मात्र 20% लेक्चर्स होते हैं, 80% प्रैक्टिकल्स होते हैं। हम जिन भारतीय लोग सुंदर पिचाई, सत्या नडेला या ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल पर गर्व करते हैं, क्या वो लोग इंडिया से एजुकेट हुए हैं? अगर वो इंडिया से एजुकेट होते भी तो क्या आज हम उन्हें जानते? बिल्कुल नहीं। आज आप अपने ध्यान में जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं वो लोग कभी भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फंसे ही नहीं। उन्होंने खुद का एक सिस्टम बनाया, नहीं तो बाहर से सिस्टमैटिक तरीके से तैयार हुए, तब आज हम उन्हें जानते हैं। A² + B² + 2AB बड़ी शिद्दत से हर स्कूल में पढ़ाया जाता है। इन शब्दों का आखिर उपयोग कहाँ करना है ना तो पढ़ाने वालों को पता होता है और ना ही पढ़ने वालों को पता होता है। लेकिन अगर +2AB की जगह +3AB बोल दिए तो सब लोग मजाक जरूर उड़ाते हैं, भले उन्हें समझ में आए या ना आए। 4-4, 5-5 साल लगाकर गवर्नमेंटेड जॉब की तैयारी करते हैं ताकि काम ना करना पड़े। आपके काम ना करने की ही वजह से आज गवर्नमेंटेड संस्थाएं बिक रही हैं। इंडिया में साइंस वाले बच्चों का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, उससे कम आर्ट वालों का और उससे भी कम कॉमर्स वालों का। लेकिन साइंस वाले बच्चे अपना सैलरी लेने कॉमर्स वाले बच्चों के पास जाते हैं और ये एक फैक्ट है। एक दफ़ा बंदर, हाथी, शेर, मगरमच्छ, मछली सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया गया और उन्हें बोला गया कि तेज़ी से पेड़ पे चढ़ो। बंदर उस काम में माहिर था, वो चढ़ गया, लेकिन बाकी जानवर नहीं चढ़ पाए और खुद को कोसने लगे। सेम ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं हमारी इंडियन एजुकेशन में।
लेकिन विदेश में बच्चों को टारगेट किया जाता है। वो जिस क्षेत्र में माहिर होते हैं उसी क्षेत्र में उन्हें ज्ञान भी दिया जाता है ताकि उस क्षेत्र में वो अपना नाम रोशन कर सके। और बिल्कुल ऐसा ही द्रोणाचार्य ने भी किया था। वो पांचों पांडवों को सिर्फ धनुष चलाना या सिर्फ गदा चलाना नहीं सिखाया था, उनको उनके क्वालिटी के हिसाब से ज्ञान दिया। जिस क्षेत्र में वो माहिर थे उस क्षेत्र के उन्हें महारथी बनाया। आज हमें मोटी मोटी हिस्ट्री बुक्स पढ़ाए जाते हैं, वो इतिहास किस काम के जो गूगल पे एक क्लिक में अवेलेबल हो। इतिहास को पढ़कर हम अपना फ्यूचर तो नहीं बदल सकते ना। यहाँ लोग नौकरी की तलाश में अपने सपनों को छोड़ एजुकेट होते हैं और बाद में अपने से कम पढ़े लिखे लोगों के सपने पूरे करने लगते हैं। नेताजी बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई ज़रूरी तो है, लेकिन वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। क्या उन्हें भी इंडियन एजुकेशन पर भरोसा नहीं है? अब इस वीडियो को देखिए। नटूरे फुटूरे नटूरे फुटू DAN GER OUS डंगर्स। क्या ये है इंडिया के फ्यूचर बनाने वाले गवर्नमेंटेड टीचर? ये व्यवस्थाएं तभी सुधरेंगी जब एक रूल आ जाए कि जिस क्षेत्र के नेताजी होंगे उसी क्षेत्र के सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाए। तब जाकर नेताओं का ध्यान इस तरफ आएगा। पूरे भारत में 1% से भी कम लोग सरकारी जॉब कर पाते हैं। अब ये मामला नगण्य हो जाएगा। इसीलिए अपने स्किल पर ध्यान दे लो, आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा और आप अपना मनचाहा कमाई कर सकते हो। अपना सेल्फ बनाओ, आपका फ्यूचर बनेगा। जय हिंद।